देखा था कि फियांग जो था वो जुआन का चैलेंज एक्सेप्ट कर चुका था और यहाँ पर उसे जुआन से फाइट करनी थी, लेकिन फियांग को पता था कि वो जो जुआन है ना उसने अपना बॉडी डैम्पिंग लेवल तो ब्रेक थ्रू कर लिया है। इस वजह से उससे फाइट करना इस मामूली से शरीर के साथ बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अब फियांग के पास पावर तो ज्यादा है लेकिन शरीर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो आराम से यहाँ कर जुआन का मुकाबला कर सके। तो इस वजह से वो एल्केमी रूम के अंदर आता है और यहाँ पर आने के बाद उसने जियारोंग से तो कई सारे इंग्रेडिएंट्स लाने के लिए कहा था। तो उसके जरिए वो पिल पहले रिफाइन करता है। पिल रिफाइन करते हुए वो कई सारी हाई लेवल की पिल बना रहा है जो कि सुप्रीम ग्रेड की थी और टॉप टियर की थी। और उसको बनाने के बाद वो वहीं पर अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करने लग गया था ताकि कैसे भी करके अपना कम से कम बॉडी टेम्परिंग लेवल तो ब्रेक थ्रू कर ले। उसके बाद वो जुआन से फाइट करने में उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, वरना तो बहुत परेशान होगी जुआन के साथ फाइट करने में। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम जुआन को देखते हैं वो बैटल के लिए तैयार हो चुका था क्योंकि वो दिन आ चुका था जिस दिन बैटल होने वाला है दोनों का। लेकिन फियांग यहाँ पर अभी तक आया ही नहीं होता। जितने भी लोग थे वो परेशान थे कि फियांग अभी तक आया क्यों नहीं। सभी लोग तो कहने लग जाते हैं कि हमको तो लगता है कि फियांग डर कर भाग गया कहीं पर, उसको पता है कि वो जुआन से मुकाबला नहीं कर सकता, तो आखिर वो यहाँ पर क्यों ही आएगा। उसको अपनी जान प्यारी थी तो जान बचाने के लिए वो यहाँ से भाग गया और सही भी है उसने ऐसा किया, क्योंकि अगर थोड़ी सी बेइज्जती हो जाएगी तो वो चल भी जाएगा। क्योंकि अगर उसने जुआन से फाइट की तो बेइज्जती छोड़ो उसकी सीधा जान जाएगी, तो इसलिए उसने बेइज्जती चुनी अपनी जान के बजाय। तो ये सुनकर तो फियांग के जितने भी दोस्त वगैरह थे वो कहने लग जाते कि अपना मुंह बंद कर ले। यहाँ पर फियांग इतना घटिया इंसान नहीं है कि वो डर के मारे कहीं भाग जाएगा। अगर वो आएगा उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो हारे या जीते, लेकिन आएगा जरूर वो फाइट करने के लिए। डरपोक तो तुम लोगों को जिनकी फट जाती है थोड़ी थोड़ी देर के अंदर। इसके बाद हम यहाँ पर वही फियांग के फैमिली हेड को देख पाते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसका दिमाग खराब हो रहा होता है, लेकिन उसके साथ ही कहना चाहते हैं कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अभी तक के फियांग उस बैटल के अंदर गया नहीं है और हमें नहीं लगता कि वो बैटल के अंदर जाएगा क्योंकि उसकी तो पहले से ही हालत खराब हो गई होगी। पर वो सेक्रेटरी यहाँ पर कहना चाहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, वो कुछ ना कुछ तो प्लानिंग में होगा और वो आएगा जरूर, क्योंकि मैंने उसको देख लिया कि वो पहले जैसा नहीं रहा, पहले से काफी स्ट्रांग हो चुका, तो वो इतना जल्दी तो डरने वाला नहीं है। और जैसा कि उसने सोचा था वैसा ही होता है। वहां पर फियांग आकर पहुंच चुका था जो एकदम स्टाइल से और एक कमाल की एंट्री मारते हुए आया था कि क्या वो दोस्तों मेरा इंतजार कर रहे थे ना, देखो मैं यहाँ पर आकर पहुंच गया। तो ये देखकर सभी कहने लग जाते कि लगा ही था यहाँ पर आएगा। वो फैमिली हेड जो था वो तो कहना चाहता है कि अब देखता हूँ कि तू कौन से ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए ये बैटल जीतता है। जुआन से जीतना तेरे लिए नामुमकिन होगा। जो तूने मेरी बेइज्जती की ना टीचर के साथ मिलकर, आज उस बेइज्जती का बदला तुझे यहीं पर मिलने वाला है। जैसे फियांग यहाँ पर आया था उसके दोस्त कहना चाहते हैं कि फियांग तुम यहाँ पर क्या करने के लिए? हमने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना है। ये बैटल तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, तुम्हारी जान तक जा सकती है इसके अंदर। हमने तो यहाँ पर बात भी कर ली है। वहाँ पर एक लड़की थी जो कि चैंतियान की दोस्ती होती है, वो कहने लग जाती है फियांग से कि देखो मैंने अपने फादर से बात की है, वो तुम्हारा ये बैटल कैंसिल करवा देंगे और कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। थोड़ा बहुत लोग हंस लेंगे लेकिन वो बेहतर है ना जान बचने से। तुम जुआन के साथ फाइट करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए वो नहीं करना चाहिए तुम्हें, वही बेहतर है। लेकिन वो लड़की जो यहाँ पर फियांग को प्रैक्टिस करते हुए देखी थी वो कहने लग जाती है उस प्रिंसेस से कि देखिए आपको अपने फादर से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैंने फियांग को देखा प्रैक्टिस करते हुए, वो अब इतना भी कमजोर नहीं है कि आप उसको देखकर डर महसूस करें कि वो हार जाएगा। मुझे लगता है कि वो अच्छी टक्कर भी देगा और इस बैटल को जीत भी सकता है, इसलिए उसके बारे में फिक्र करना और उसको डिमोटिवेट करना बंद कर दीजिए। तो फियांग भी कहता कि बिल्कुल मैं यही तो सुनना चाह रहा था। और इसके बाद आ जाता है फियांग बैटल अरीना के अंदर और यहाँ पर आने के बाद वो जुआन कहता कि आ गया बचकाने, देख अभी मैं तुझे कैसे हराता। तो फियांग कहता कि अरे बस बस बस, पहले भी तो खाली बातें ही कर रहा था, इस बार भी बातें ही करेगा क्या? आप फाइट करते हैं। तो इतना कहने के बाद दोनों के दोनों यहाँ पर फाइट करने ही वाले थे कि तभी एक बार फिर से बीच में टीचर आकर पहुंच जाती है और यहाँ पर आने के बाद वो कहने लग जाती है कि देखो किंग से मुझे ऑर्डर मिला है कि ये बैटल कैंसिल होता है, उन्होंने ऑर्डर पास किया है कि इस बैटल को कैंसिल किया जाए, इसलिए मैं ये बैटल नहीं होने दूंगी। तो ये सुनकर जुआन भड़क जाता है कि टीचर देखिए मैं चाहता हूँ कि आपका ये स्टूडेंट था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको हर बार खतरों से बचाते रहेंगे। आपने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किंग से बात कही होगी, उन्होंने ये बैटल कैंसिल करवाया है, लेकिन आप कितना ही सपोर्ट कर लेंगे इस फियांग का। अभी अगर मैं यहाँ पर चला भी गया तो मैं फिर भी इसको नहीं छोड़ने वाला, जिधर मौका दिखेगा मैं उधर मारूंगा इसको। तो ये बैटल कैंसिल करवा कर भी मतलब नहीं है। फियांग भी कहता है कि बिल्कुल टीचर ये सही कह रहा है, हमें यहाँ पर बैटल कर ही लेना चाहिए ताकि जो भी दुश्मनी है वो यहीं पर खत्म हो जाए ना, ज्यादा लंबा खींचना दिक्कत वाली बात हो जाती है। टीचर भी हैरान रह गई थी, मैं तो फियांग की मदद करने के लिए यहाँ पर आई थी ताकि बैटल कैंसिल हो जाए, उसकी जान को खतरा ना हो। ये देखो ये तो यहाँ पर बात को बिगाड़ने पे तुला हुआ, ये तो बैटल ही करना चाहता है। तब वहाँ पर अकेडमी के डीन होते हैं, वो यहाँ पर टीचर से कहना चाहते हैं कि देखो जब दोनों तरफ से फाइट होने ही वाली है, दोनों फाइट करना ही चाहते हैं, तो बैटल को रुकवाने का कोई मतलब नहीं है, साइड हो जाओ वहां से और ये बैटल होने दो। तो टीचर भी मजबूर थी, इस वजह से वो यहाँ पर साइड हो जाती है। लेकिन वो डीन से कहने भी लग जाती है कि आपको पता है ना कि ये दोनों फैमिली कितनी बड़ी दुश्मन है एक दूसरे की, और आप देख भी रहे हैं कि ये जुआन कितना स्ट्रॉन्ग है फियांग से, तो आपको कैसे लगता है कि ये फेयर बैटल होगा? फियांग तो बिना मतलब की मुसीबत में पड़ जाएगा और उसकी जान तक जा सकती है, तो आप यही चाहते हैं कि फियांग मर जाए? ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, आपने क्यों परमिशन दी ये फाइट करने की? लेकिन डीन भी कहता है कि देखो चिंता करने की बात नहीं, जब कुछ गड़बड़ होने वाली रहेगी तो मैं बीच में आकर ये फाइट
फाइट को रुकवा दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि फियांग यहाँ पर बहुत अच्छी टक्कर देगा। मैं उसके अंदर कुछ अजीब ऑरा महसूस कर रहा हूँ जो कि नॉर्मल से काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं भी तैयार हूँ ये बैटल देखने के लिए। तो अब यहाँ पर वो जो जुआन था तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और खाली अपनी ऑरा के जरिए वो एक अटैक देकर मारता है फियांग के ऊपर। देखना चाह रहा था कि उसके ऑरा के सामने भी फियांग टिक पाता है या नहीं टिक पाता है। उसके ऑरा से तो सारे के सारे लोग पीछे जाकर घसक चुके थे, तो वो यहाँ पर जुआन कहना चाहता है कि देख मेरा ऑरा ही यहाँ पर काफी है तुझे घसकाने के लिए, तो अटैक करूंगा तो तू सीधा पाताल के अंदर जाकर घुस जाएगा। और इसके बाद वो यहाँ पर फियांग के ऊपर अटैक करने लग गया था। तो शुरुआत में जितने भी अटैक वो कर रहा होता है फियांग यहाँ पर उसके सारे के सारे अटैक को रोकने की कोशिश में लगा होता है। तो जुआन कहता है कि मुझे पता था कि तू यही काम करेगा, क्योंकि तेरे पास तो हिम्मत है ही नहीं मुझसे फाइट करने की, तेरे पास दम भी नहीं है, तेरे पास ताकत भी नहीं कि तुम मुझसे फाइट कर सके, सिर्फ तू अपने आप को बचा सकता हो, तो वही काम कर रहा है। लेकिन हाँ पावर देखकर ऐसा लग रहा है कि तूने अपना ऑलमोस्ट बॉडी टेम्परिंग लेवल को ब्रेक थ्रू कर ही लिया है, काफी पावर तो आ गई तेरे पास पहले से, लेकिन अभी भी मेरे सामने तो बचा है। तो सपने बच्चों के हिसाब से ही देखा कर, तो मुझे कभी भी नहीं हरा सकता। लेकिन चिंतन तो उसकी बकवास बातें सुनने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए फियांग उसको इग्नोर करना शुरू कर था। और उसके बाद वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आसमान के अंदर उड़ने लग गया था, मतलब अपनी पावर का यूज कर रहा था आसमान में उड़ने वाली, और उसके जरिए उड़ते हुए वो सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। ये देखो तो पूरे के पूरे जो लोग बैटल देखने आते ना उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती कि ये कैसे पॉसिबल है, उड़ने वाली पावर अभी एक नॉर्मल डिसेबल के अंदर कैसे आ गई। ये तो नॉर्मल डिसेबल है ना सिर्फ बॉडी टेम्परिंग के ऊपर, ये उड़ कैसे सकता है। ये तो टॉप के कल्टीवेटर ही सिर्फ उड़ना सीख सकते हैं, इसमें हेवन और अर्थ की पावर लगती है, तो ये पावर ये कैसे यूज कर पा रहा है। फियांग कहता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तो करना बहुत कुछ बाकी है। इसके बाद फियांग तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और आसमान के ऊपर हवा में ही वो चलना शुरू कर देता है, मतलब कदम बढ़ा रहा था, कदम बढ़ाते हुए वो एक के बाद एक करते हुए कई सारे अटैक तैयार कर रहा होता है। और अटैक के वो कई सारे पहले लेयर तैयार करता है, मतलब पाम अटैक थे और उसके कम से कम 8 से 10 लेयर तैयार करके उसने सारे के सारे लेयर्स को आपस में मिला दिया था। और उसके बाद वो अटैक देकर मार देता है उसे जुआन के ऊपर। जैसे यहाँ पर यह अटैक जुआन को लगने वाला था, जुआन की एक पल के लिए हालत खराब हो जाती कि भाई ये क्या हुआ, ये किस तरह का अटैक है जो उसने करने की मुझ पर कोशिश की, मैं इससे बचूंगा कैसे। वो फैमिली हेड भी देखकर दंग रह गया था कि ये कैसे पॉसिबल है, इसके पास इतना कमाल का अटैक आया कैसे, ये तो हमारी फैमिली का सबसे यूजलेस सबसे नल्ला बंदा था ना, तो इसके पास इतनी पावर कैसे आ गई। नहीं ये नहीं हो सकता, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं कि इतना स्ट्रांग हो गया। और फियांग को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, वो अभी भी अपनी पावर का इस्तेमाल करने में लगा होता है। जितने भी यहाँ पर अटैक जुआन कर रहा था उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करता है। जैसे उसके पाम अटैक जा रहे थे उस जुआन के ऊपर, जुआन अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक ही अटैक के अंदर वो ढेर हो चुका था, दूर जाकर फेंका जाता और उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। वो आया तो था यहाँ पर फियांग से फाइट करने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं किया उसने। शुरुआत में फियांग ने डॉज किया, एक भी अटैक तो वो कर नहीं पाया, लेकिन जब फियांग ने एक ही अटैक क्या किया, ढेर हो गया जुआन। ऐसा हो गया था वो कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। वो जितने भी लोग यहाँ पे बैटल देख रहे थे ना, वो यकीन नहीं कर पाते कि नहीं ये नहीं हो सकता। जुआन जो कि इतना ज्यादा कमाल का बंदा है, अपना ओरिजिन रेल्म के वो पीक पर मौजूद है, वो कैसे हार गया सिर्फ एक अटैक के अंदर, वो भी फियांग के। नहीं आज लगता है कि कुछ तो प्रैंक हो गया सबके साथ, ये पॉसिबल ही नहीं कि जो यहाँ पर हमने अभी देखा है। टीचर जो थी ना वो कहने लग जाती कि ये जो अभी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था ना, हेवन और अर्थ की पावर का इस्तेमाल करते हुए उड़ रहा था, हवा के अंदर चल रहा था, और ऐसा जो पाम अटैक तैयार किए मैंने पुरानी किताबों के अंदर पढ़ा है कि इस तरह की टेक्निक सिर्फ एम्परर फियांग जो था ना वही इस्तेमाल कर पाता था। तो आखिर उसकी टेक्निक इसके पास कैसे आ गई, फियांग ने कैसे वो टेक्निक सीख लिया, जबकि कहीं पे इसका मेथड भी नहीं लिखा हुआ है कि कैसे ये सील वाली टेक्निक को यूज किया जा सकता है। तो फियांग ने इसको कैसे सीख लिया, ये हुआ कैसे। फियांग तो सीधा जा रहा था उस जुआन की जान लेने के लिए, तो वो जो डीन होता है उसको रोकने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि फियांग नहीं यहाँ पर जान नहीं ले सकते, तुम रुक जाओ। लेकिन जैसे डीन को आते हुए देखते हैं, फियांग सीधा एक की लात मारता है उस जुआन को, जिस वजह से कल्टीवेशन उसकी खत्म हो चुकी थी। जान तो नहीं ले पाया उसकी, उसने जान छोड़ दिया, लेकिन कल्टीवेशन बर्बाद कर दिया था उस जुआन की उसने। तो ये देखकर यहाँ पर वो डीन काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फियांग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मैंने तुझे रुकने के लिए कहा था ना, हार गया था ना वो जुआन, तो फिर तूने उसके बाद अटैक क्यों किया उसके ऊपर, क्यों उसकी कल्टीवेशन ब्रेक की तूने मेरे रोकने के बावजूद भी। तो फियांग तो सीधा कह देता है कि अबे बुड्ढे तू अंधा है क्या, जब यहाँ पर ये मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा था, कई बार बैटल के दौरान इसने मुझे मारने की कोशिश की। ये अटैक ऐसा नहीं कर रहा था कि मुझे हराना चाह रहा है, ये अटैक ऐसे कर रहा था कि मेरी जान लेना चाह रहा है, तब तो बड़ा मुंह बंद करके बैठा हुआ था तू। और अब जब मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही अटैक क्या करने गया इसके ऊपर, कितनी इतनी फट गई कि तू यहाँ पर आ गया मुझे रोकने के लिए। तेरा कोई जिगरी यार लगता है क्या ये जुआन यहाँ पर, जितना उसका सपोर्ट कर रहा उसके खिलाफ जाने के लिए तैयार हो ही नहीं रहा तू। तो शुक्र मना मेरा कि मैंने यहाँ पर इसकी जान बख्श दी, वरना अभी यहाँ पर मैं उसकी जान ले सकता हूँ तेरी आंखों के सामने, और तू घंटा नहीं कुछ कर पाएगा। डीन कहना चाहते कि जुबान संभाल के बात कर, तू अपने डीन से बात कर रहा है, और यहाँ पर मैं बस बैटल देख रहा था, मुझे लगता कि हाँ तेरी जान जाने वाली है, कुछ खतरा सा लगता तो मैं बीच में आता तुझे बचाने के लिए, या फिर अगर इस जुबान की जान जाने वाली होती तो मैं इसको बचाने के लिए आता। जैसा कि अभी मैं यहाँ पर आया, मैं सिर्फ देखना चाह रहा था कि तुम दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, बस यही देखने की वजह से मैंने बीच में टांग नहीं घुसाया, और तूने इस बात को उल्टा समझ लिया। लेकिन
लेकिन फियांग कहता है कि तुझे मैं बेवकूफ लिखता हूँ क्या, मेरे माथे पे बेवकूफ लिखा हुआ है, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि तू यहाँ पर सोच रहा था कि मैं अपने हर एक अटैक का इस्तेमाल करूँ और देखूँ मैं यहाँ पर कि मेरे पास कितनी पावर। तू मेरे बारे में बहुत कुछ जानना चाह रहा था, इस वजह से तू मेरा इंतजार कर रहा था कि मरूं या फिर मैं अपने सारे अटैक का इस्तेमाल करूँ। तू वैसे भी सिर्फ एक मार्शल किंग रैम का बंदा है और डीन बनकर बना फिर रहा है, तो यहाँ पर तो ज्यादा ये मत किंग रैम पे होने के बाद बहुत बड़ी तोप बन गया कि तेरे सामने सारे लोग सर झुकाएंगे, मैं तो नहीं झुकाने वाला। डीन तो बिल्कुल भड़क जाता है कि तू किस तरह से बात कर, अपने डीन के अंदर से तेरे को अक्ल भी है क्या, मैं तुझे जान से मार डालूंगा, आज तो बचेगा नहीं। वो सीधा यहाँ पर फियांग के ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान लेने वाला था, लेकिन टीचर आकर उसको रोक लेती कि टीचर रुक जाइए, आपको फियांग को मारने की जरूरत नहीं है। फियांग सिर्फ एक मामूली सा स्टूडेंट है और आप तो एक डीन है ना, तो आप एक स्टूडेंट के साथ कैसे बहस कर सकते हैं, कैसे उससे फाइट कर सकते हैं। हाँ, अगर उसने इस तरह से बात की तो आप उसको समझा सकते हैं, मैं उसको समझा दूंगा कि अंदर वो ऐसी बातें ना करे, लेकिन आप उससे फाइट नहीं कर सकते, ये बिल्कुल ही रूल के खिलाफ है। टीचर भी फियांग को समझाती है कि फियांग देखो, यहाँ पर डीन ने जो किया है ना वो गलत नहीं है, वो बस इंतजार कर रहे थे कि कब यहाँ पर ऐसा सिचुएशन बने कि वो बीच में आए। उन्होंने मुझसे भी पहले कह दिया था कि वो यहाँ पर देखेंगे कि जब खतरा आने वाला होता है तब जाएंगे बीच में वो इस बैटल को रुकाने के लिए, तो तुम उनको गलत समझ रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए, इसलिए इस तरह से बातें मत करो डीन से और माफी मांगो इनसे, जिस तरह से तुमने इनसे बात की है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हम सबको पता है कि डीन इतने बुरे इंसान नहीं है कि वो किसी स्टूडेंट को मरते हुए देखेंगे, क्योंकि वो सारे के सारे स्टूडेंट तुम जितने भी वो सब हमारी ही अकेडमी को तो है, हमारे अकेडमी के स्टूडेंट को वो नहीं बचाएंगे तो बाहर वाले को बचाएंगे वो। लेकिन फियांग जो था वो बड़ा गुस्सा होता है, वो कहता है कि भाड़ में जाओ तुम लोग, मैं नहीं माफी मांगने वाला किसी से। और इतना कहने के बाद वहां से जाने लग गया था, क्योंकि उसको पता था कि ये डीन तो कुछ खिचड़ी पका रहा है, इसके पर भरोसा करना है मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, इसलिए फियांग तो उसके पर भरोसा नहीं करने वाला है। और सच में लग रहा था कि डीन कुछ तो खिचड़ी पका रहा है, लेकिन वो क्या करने वाला है वो तो हमें अभी नहीं बताया चाहता। टीचर तो अभी भी यहाँ पर सदमे में ही थी कि इसने जो अभी सील आर्ट का यूज किया है, इसने जो अभी यहाँ पर आसमान के अंदर चलना शुरू किया ना, ये टेक्निक एक पियरलेस जीनियस भी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो उसको नहीं सीख पाएगा, क्योंकि इतनी हार्ड है ये टेक्निक। जब तक कि ऐसा कोई बंदा ना हो जिसको वो फियांग एम्परर फियांग जो है वो अपनी सारी की सारी पावर ना थमा दे, तब तक कि वो इस टेक्निक का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, क्योंकि इन टेक्निक को सीखना नामुमकिन है। दुनिया का कोई भी इंसान टेक्निक को सीख ही नहीं सकता जब तक कि यहाँ पर एम्परर खुद ना चाहे कि ये इंसान वो टेक्निक सीखे। तो आखिर फियांग का उस एम्परर फियांग से कनेक्शन क्या है, सिर्फ नाम ही तो मैच करता है, बाकी और कुछ कहाँ मैच करता है। क्या सच में एम्परर फियांग ने इस फियांग को अपनी पावर दे दी है क्या, जो इतनी जल्दी फियांग इतना स्ट्रॉन्ग बन गया? मुझे तो इस बात पे यकीन नहीं हो रहा कि ये पॉसिबल कैसे हो गया। फैमिली हेड जो था वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि फियांग इतनी कमाल की टेक्निक तुमने छुपा कर रखी थी और अब जाकर तो उसको बाहर निकाला ना, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अपने गार्ड से कहता है कि गार्ड्स जाओ और एनी टाइम इसके ऊपर नजर रखो, उसके पल पल की खबर मुझे ला कर देना, क्या करता है क्या नहीं करता। फियांग अब तू बचेगा नहीं, तेरा बस खेल अब खत्म होने वाला है। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है, चल चुका था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम फियांग को देखते हैं, वो अपना कल्टीवेशन करने के लिए बैठा हुआ था और अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। उसके पास एक डिवाइन आर्ट होता है जिसको वो और ज्यादा प्रैक्टिस करते हुए स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि जब मैं अपना एम्परर हुआ करता था ना, तो मुझे एक मिस्टीरियस जगह से ये डिवाइन आर्ट मिला था। वो आर्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसको कोई अच्छे से याद भी नहीं कर सकता। मुझे भी उसको सीखने में बहुत परेशानी आई थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करते हुए मैंने उस डिवाइन आर्ट के फर्स्ट स्टेप को तो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन आगे और भी कई सारे स्टेप थे पर मैं उनको कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि डिवाइन आर्ट को कंप्लीट करना इतना आसान नहीं, वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो एक काम करता हूँ, अभी मैं यहाँ पर परफॉर्म करके देखता हूँ कि क्या मैं डिवाइन आर्ट का और अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, या फिर उसको मैं ब्रेक थ्रू कर लेता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। तो जैसे यहाँ पर फियांग अपनी कल्टीवेशन कर रहा था, वो लिटरली यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर लेता और यहाँ पर वो आराम से वो डिवाइन आर्ट की पावर को यूज कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसकी जो खुद की कल्टीवेशन पावर होती है ना, वो भी अब यहाँ पर ओरिजिन रैम पर जाकर पहुंच चुकी थी। वो भी यहाँ पर अपना ओरिजिन रैम पे आकर पहुंच जाता है। तो ये होने के बाद फियांग कहना चाहते कि अब मेरा अगला टारगेट है कि मैं अपनी फिनिक्स फ्लेम जो है ना उसको भी एक बार फिर से रिवाइव करूं। मतलब पिछले लाइफ में तो मैं उसको यूज कर पाता था, तो इस बार भी अगर मैं उसको रिवाइव कर लेता हूँ ना, तो मेरे लिए वो बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी। लेकिन 5-6 दिन वो सेक्लूशन के अंदर पड़ा रहता ना, इस वजह से वो बाहर निकल कर आ जाता है कि चलो बाद में मैं फिनिक्स फ्लेम को ट्राई करने की कोशिश करूंगा। अभी तो मैंने यहाँ पर डिवाइन आर्ट को तो समन कर ही लिया है। बाहर आते ही जियारोंग जो होता है वो कहना चाहता है कि अरे वाह, आप इतनी जल्दी बाहर निकल कर आ गए, मैं तो काफी टाइम से आपके इंतजार ही कर रहा था कि आप कब बाहर निकल कर आएंगे। फियांग कहता है कि तू यहाँ पर खड़ा क्यों था, क्या सोच रहा था, तू कुछ गड़बड़ी करने के बारे में सोच रहा था क्या? तो यहाँ पर वो जियारोंग कहता है कि अरे नहीं, आपने जो मुझे टेक्निक दी थी ना सोल रिफाइनिंग आर्ट, वो बहुत ज्यादा कमाल की है और मैं उस वजह से अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ, तो उसी का शुक्रिया करने के लिए मैं यहाँ पर आया था। इससे मेरी जो बीमारी थी, ना सिर्फ बीमारी ठीक हुई और उसके साथ साथ मैं अपना ब्रेक थ्रू भी कर गया। पहले से मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर पा रहा हूँ, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। तो फियांग कहता है कि अबे जा रहे इतना बचकाना सा मैटर तो मुझे बताने के लिए इतना एक्साइटेड था, जाओ और ब्रेक थ्रू करके आओ, कम से कम लेवल 6 का अल्केमिस्ट बनेगा ना, तब जाकर मुझे आकर कहना कि मैं लेवल 6 का अल्केमिस्ट बन गया, तब मैं खुश होऊंगा। जियारोंग दंग रह गया था कि बाप रे, 6 लेवल का अल्केमिस्ट बनना
नहीं, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये शायद ही मुझसे कभी जिंदगी में हो पाएगा। तो फियांग कहता है कि बस मेरा साथ देते रहे और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करता जाता हूँ, मैं तेरा लेवल 6 का अल्केमिस्ट वाला रैंक भी ब्रेक थ्रू करवा दूंगा। जियारोंग खुश की मास्टर जैसा आप कहेंगे मैं आपके लिए अपनी जान हासिल करने के लिए तैयार हूँ, आप तो बहुत कमाल के हैं। तो इसके बाद जैसे फियांग वहां से बाहर निकल कर आता ना, सामने एक जुआन नाम का एक बंदा था जो कि लेवल 3 का अल्केमिस्ट होता है और सारे के सारे लोग यहाँ पर उसको मास्टर मास्टर कहकर बुला रहे थे क्योंकि वो सेक्रेशन के अंदर था। और अब जाकर बाहर निकला तो कहने लग जाते लोग कि देखिए मास्टर बाहर आ चुके हैं। फियांग हैरान कि अबे सिर्फ लेवल 3 का अल्केमिस्ट है, लोग उसको मास्टर कहकर बुला रहे, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? टीचर और यहाँ पर फियांग की जो वो दोस्त थी वो यहाँ पर उस जुआन से कहना चाहते कि मास्टर जुआन आपको चलना होगा, प्रिंसेस की हालत काफी ज्यादा खराब है, तो आप उसका इलाज कर देंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं ताकि आप इस चीज के लिए तैयार हो जाए। तो ये सुनकर वो मास्टर जुआन कहने लग जाता है कि देखो ऐसा नहीं कि मैं उसकी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन दिक्कत ये है कि वो जो प्रिंसेस है ना वो जब पैदा हुई थी तभी उसके 5 मेरिडियन जो थे वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय थे, वो भी खास करके यिन मेरिडियन। इस वजह से उसको ठीक कर पाना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। वो तो कब का पैदा होते साथ ही मर जाती, लेकिन एम्परर ने बहुत सारे अल्केमिस्ट को इकट्ठा किया और एक खास तरह का लेवल 5 का अल्केमिस्ट आया जिसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए 10 साल तक की उम्र बढ़ा दी उसी प्रिंसेस की। इस वजह से वो 10 साल तक के जिंदा है, लेकिन अब जब उसका टाइम पूरा होने वाला है तो उसको बचाना बिल्कुल नामुमकिन के हिसाब से। मैं क्या कोई भी उसको नहीं बचा सकता, लेकिन अगर अभी यहाँ पर बचाना है प्रिंसेस को तो सिर्फ एक ही तरीका है, वो है सुप्रीम ड्रैगन यांग पिल, जो कि नॉर्मल नहीं होती, बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। किसी तरह से उसका बंदोबस्त हो जाए तो प्रिंसेस को थोड़े टाइम के लिए और बचाया जा सकता है, लेकिन पता है कि वो पिल कभी नहीं आने वाले क्योंकि वो पिल चाहिए 8 ग्रेड की, और 8 ग्रेड की पिल को रिफाइन करना सिर्फ एक 8 लेवल का जो अल्केमिस्ट होगा ना उसी का काम होता है, दूसरा को उसको रिफाइन नहीं कर सकता। दुनिया में शायद ही कभी कोई होगा ऐसा जो 8 रैंक पर होगा अल्केमी के। तो फियांग कहता है कि बेवकूफ कहीं का, आखिर दुनिया में किसने कह दिया कि सिर्फ यिन मेरिडियन को ठीक करने के लिए सुप्रीम ड्रैगन पिल चाहिए, वो भी 8 ग्रेड की? उसको तो नॉर्मल भी ठीक किया जा सकता है मेरिडियन को, सिर्फ गोल्डन नीडल एक्यूपंक्चर पॉइंट पर लगाना है और ठीक हो जाएंगे उसके मेरिडियन। इतने खतरनाक पिल नहीं चाहिए उसके लिए, इसलिए मैं यहाँ पर प्रिंसेस को ठीक कर देता हूँ। इसके बाद तो फियांग बाजार के अंदर आ जाता है और वो उसी गोल्डन नीडल को ढूंढने लग गया था जो कि एक्यूपंक्चर पॉइंट पर लगाएगा वो प्रिंसेस के, लेकिन ऐसी पिल को ढूंढना इतना आसान नहीं था, उसको जल्दी मिली नहीं होती कि कहाँ से वो पिल और वो सुई को ढूंढ सकता है। पर तभी फियांग को ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तो है जो उसका पीछा कर रहा था। वो देखकर हैरान हो चुका था कि कौन है वो जो मेरा पीछा करने की कोशिश कर रहा है, ये जुआन की फैमिली वाले हैं क्या? लेकिन मुझे लगता है कि जुआन की फैमिली वाले इतने जल्दी आएंगे मुझसे पंगा लेने के लिए, हो सकता है कि कोई और लोग हो जो मेरा पीछा कर रहा है। अगर जुआन की फैमिली वाले नहीं हुए ना तो मेरी खुद की फैमिली वाला वो जो फैमिली हेड है वो लगाया होगा जासूसों को मेरे पीछे। एक बार मौका मिले ना फैमिली हेड की मैं बजा कर रखूंगा। तो इसके बाद फियांग आगे बढ़ते हुए एक दुकान के अंदर आता है और यहाँ पर आने के बाद उसको वो गोल्डन नीडल मिल चुका था जो कि उसको चाहिए था प्रिंसेस को ठीक करने के लिए। वो उस जियारोंग से कहता है कि अबे जियारोंग मेरा मुंह क्या देख रहा है, जल्दी से पैसा देना, तुझे मैं यहाँ पर लेकर किस ले आया हूँ, तू यहाँ पर पैसा देगा इसलिए तो तेरे को लेकर आया हूँ। तो ये देखकर वो जियारोंग जो था वो पैसा देने लग जाता है कि लीजिए आपका जितना भी सामान हुआ ना उसके पेमेंट मैं कर देता हूँ। वही बाजार में उस फियांग की जो दोस्त थी ना वो भी मौजूद थी और वो एक दुकान पर रहती कुछ हर्ब्स वगैरह लेने के लिए क्योंकि उसके भाई की भी तबीयत काफी ज्यादा खराब है। तो दुकान वाला जो होता है वो कहना चाहता है कि तुम्हारे पास जितने पैसे है ना उससे तो एक भी हर्ब नहीं आएगा, तुम 2-3 उठाने की कोशिश कर रही हो, नहीं ये नहीं हो सकता। वो जो लड़की थी वो यहाँ पर काफी रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज दे दो, मेरे भाई की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, मुझे उसको ठीक करना है। तो ये देखकर वो दुकान वाला कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें और कम पैसे में दे दूंगा ये सारे हाउस, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा, तुम्हें मेरी होना पड़ेगा, मुझे सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर तुम ये करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें ये बिल तो छोड़ो, मैं यहाँ पर तुम्हें और भी बहुत सारी चीजें देने वाला हूँ, उसके लिए तुम्हारे भाई की जान बच जाएगी। अपने भाई को बचाना चाहती हो तो मेरी बात मानो और मेरे साथ हो जाओ, वरना तुम्हारा भाई किसी भी टाइम पर मर जाएगा। तो ये देखते साथ ही वहाँ पर फियांग और वो जो जियारोंग थे दोनों आकर पहुंच जाते और लात घुसे मारते हैं उस दुकान वाले को कि तेरी तो हमारे सामने हमारी दोस्त को परेशान करता, तू बचेगा नहीं। जियारोंग जो था ना उसके ही डिसेबल होता है ये दुकान वाला, तो यहाँ पर वो जियारोंग तो और ज्यादा चमाट मारता है कि तूने परेशान कैसे किया इस लड़की को, तुझे मैं अपने डिसेबल की पोजीशन से भी निकालता हूँ, भाग जा यहाँ से। तो जैसे यहाँ पर फियांग ने ये काम किया था ना वहाँ पर कई सारे सिपाही आ जाते हैं जो यहाँ पर चारों तरफ से फियांग को घेर लेते हैं। उसे कहना चाहते कि तूने यहाँ पर एक दुकान वाले को मारकर अच्छा नहीं किया इसलिए तुझे सजा मिलेगी, और फियांग को उसके नाम से पुकार रहे थे। तो ये देखकर फियांग सोचने लग जाते कि इनको तो मैंने अपना नाम बताया नहीं, इनको मेरा नाम कैसे पता है। जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ यहाँ पर ना पहले से मुझ पर नजर रखे हुए थे और बस मौके की तलाश में थे कि कब इनको मौका मिला कब ये मुझ पर अटैक करे। इनको मौका मिला ये अटैक करने के लिए पहुंच गए। फियांग कहता है कि मुझे पता है कि तुझे मेरे फैमिली हेड ने भेजा यहाँ पर मुझे मारने के लिए ना, जाके कहते ना उससे कि कोशिश अच्छी थी लेकिन कामयाब नहीं होगी। तो ये सुनकर यहाँ पर जितने भी सिपाही वगैरह थे वो फियांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते, लेकिन फियांग को घंटा नहीं फर्क पड़ता, वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और सारे के सारे सिपाहियों के साथ वो फाइट करने लग गया था कि दिखाओ मुझे कि तू क्या कर सकता है। लेकिन जितने भी सिपाही वगैरह थे वो काफी
ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे, इसलिए उनके साथ फाइट करना फियांग के लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा कर रहा था। लेकिन फियांग इतनी जल्दी हार नहीं मानता, वो वापस उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और ये देखकर वो सिपाही कहने लग जाते कि तेरे अंदर स्किल तो है, तेरे साथ फाइट करने में मजा आएगा। हमें लगा तो बिल्कुल यूजलेस होगा, लेकिन नहीं, तो फिर भी अच्छे खासे अटैक कर पा रहा है। तो इसके बाद देखते देखते वो सिपाही एक बार फिर से फियांग के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन फियांग भी अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और उसकी स्वॉर्ड बाहर निकालने के बाद वो सीधा सिपाहियों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। फियांग कहने लग गया था कि मैं अटैक तो कर पा रहा हूँ, लेकिन ये सिपाही वगैरह ना आराम से में से एक रैल्म आगे हैं और इतना जल्दी इनको हरा पाना इतना आसान नहीं होगा। और सामने लड़की खड़ी है, तो इतनी जल्दी मैं अपनी हार मानकर भाग भी नहीं सकता ना, इसलिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर फियांग वापस से अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और जैसे वो यहाँ पर एक बार फिर से अटैक क्या करने वाला था कि तभी वहाँ पर टीचर आकर पहुंच जाती है और यहाँ पर आने के बाद सिपाहियों के ऊपर अटैक करते हुए कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने मेरे स्टूडेंट के ऊपर अटैक किया। वो मास्टर जुआन को भी साथ में लेकर आई हुई थी और कहने लग जाती कि तुम तो यहाँ पर नेशन गार्ड हो ना, बिल्कुल एक पुलिस ऑफिसर की तरह तुम्हें काम करना चाहिए कि जहाँ पर गलत हो रहा है उसको अटैक करना चाहिए। तुम यहाँ पर बिना मतलब के फियांग को क्यों मार रहे हो? कुछ ना कुछ तो तुमने गड़बड़ करके रखी है, इसलिए तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, निकल जाओ जल्दी से जल्दी यहाँ से। वो गार्ड कहने लग जाते कि तू क्या कोई कमांडर है क्या जो हम तेरी बात मानेंगे? तो एक नॉर्मल सी टीचर है, अपनी औकात में रहे। लेकिन वो टीचर कहने लग जाती कि तेरी हिम्मत कैसी मुझसे इस तरह से बात करने की? फियांग जो है ना प्रिंसेस को ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ है और प्रिंसेस को ठीक कर रहा मतलब कोई वहाँ पर एम्परर का काम कर रहा है। एम्परर का जो काम करता है उसके लिए सारी प्रिविलेज होती है कि उसको कोई भी अटैक नहीं कर सकता, और तुम भी तो एम्परर के लिए ही काम करते हो ना, तो फिर तुमने यहाँ पर अटैक करने के बारे में सोचा भी कैसे? तुमने फियांग के ऊपर अटैक किया तो मतलब कि तुमने यहाँ पर एम्परर के खिलाफ जाने की कोशिश की है। मैं तुम्हारी शिकायत एम्परर से कर दूंगी। तो ये सुनकर सिपाही वगैरह जो थे वो गुस्से में वहां से चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास अब कुछ करने की था ही नहीं। वो अब खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत पैदा हो जाएगी उनके लिए। तो ये देखकर यहाँ पर फियांग कहना चाहते कि टीचर आपने उसको जाने क्यों दिया? उसने मेरी जान लेने की कोशिश की थी और आपने उसको ऐसे ही जाने के लिए छोड़ दिया। मैं होता तो काट कर रख देता उसको, और जब तक यहाँ पर मैं इसको कुछ सबक नहीं सिखाऊंगा ना, मेरे हाथ ढंग से काम नहीं करेंगे, और हाथ नहीं काम करेंगे तो मैं प्रिंसेस के अंदर वो नीडल को लगाऊंगा कैसे? तो टीचर कहती कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं समझी नहीं कुछ। तो फियांग कहता है कि आप नहीं समझी, मैं बताता हूँ। आप जाओ और इसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दो, जान से नहीं मारोगे चलेगा, लेकिन कल्टीवेशन पूरी खत्म कर दो उसकी, तभी मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी और मेरा हाथ शांत होगा और फिर मैं आराम से प्रिंसेस का इलाज कर सकता हूँ। क्या ही शाना आदमी है ये फियांग। तो ये देखकर टीचर कहने लग जाती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गई। इसके बाद वो यहाँ पर सीधा अटैक देकर मार देती है उसी सिपाही के ऊपर जो यहाँ पे फियांग के ऊपर अटैक करने के लिए आया था, और एक ही अटैक के अंदर वो यहाँ पर उस सिपाही को ढेर कर देती है, पूरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करके रख दी थी उसने उसकी। तो ये देखकर फियांग भी खुश कह रहे, वाह क्या कमाल की पावर है टीचर के पास, टीचर ने उसमें ये काम कर दिया। अब उस फैमिली हेड के बजाने का टाइम आ चुका है, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसने जो आज मेरे पर अटैक करवाया है ना, बस खत्म है वो। अब जाता हूँ उसको सबक सिखाने के लिए। वो तुरंत निकल जाता है उसी फैमिली हेड के पास, और यहाँ पर आने के बाद जैसे वो आ ही रहा था ना कि जो सिपाही होता है वो पहुंच जाता है फैमिली हेड को बताने के लिए कि मास्टर अनर्थ हो गया। आपने सिपाहियों को भेजा था ना फियांग को मारने के लिए, वो सिपाही फियांग को मार तो नहीं पाया, बल्कि उनकी कल्टीवेशन ही खत्म हो गई। और अब फियांग बहुत ही ज्यादा गुस्से में इसी और बढ़ रहा है। वो किसी भी टाइम पे यहाँ पर पहुंचता होगा, और अगर यहाँ पर आया ना तो वो तो बहुत बड़ी तबाही मचा देगा। तो ये देखकर वो फैमिली हेड हैरान रह चुका था कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, मुझे लगता है कि फियांग यहाँ पर आ ही नहीं पाएगा। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई थी, मैंने इतने स्ट्रॉन्ग सिपाहियों को भेजा था उसको मारने के लिए, वो कैसे अपनी कल्टीवेशन ब्रेक करवा सकते हैं? लेकिन तभी दरवाजा टूटता है और दरवाजा तोड़कर फियांग अंदर आ जाता है, और यहाँ पर आने के बाद वो उस फैमिली हेड को देखकर कह रहा था कि क्या हुआ बेटे, डर गया क्या मुझे यहाँ पर देखकर? बहुत अटैक करवाने की कोशिश कर रहा था ना, अब हवा निकल गई क्या? तूने आखिर हिम्मत भी कैसे की मुझ पर अटैक करवाने की? तुझे फैमिली हेड आखिर बनाया किसने? और तू यहाँ पर एक तो फैमिली हेड है नहीं, ऊपर से मुझ पर अटैक करने के बारे में तूने सोचा भी कैसे? तो ये सुनकर मुझे फैमिली हेड था खड़ में जा, तो मैं तुझे ऐसे ही मार डालूंगा, मेरे सिपाही नहीं मार पाए तो क्या हुआ, लेकिन मैं काफी हूँ, मैं तुझे मार ही डालूंगा। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फियांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वो जो टीचर थी वो बीच में आ जाती है और उस फैमिली हेड के ऊपर अटैक करने लग गई थी। मुझसे कहती कि पिछली बार मैंने तुझे भगाया था ना, तो एक बार फिर से लौट कर आया कैसे? लास्ट टाइम मैंने तुझे वार्निंग दी थी, अगर तू दोबारा मुझे कहीं पे भी नजर आया ना, काट कर रख दूंगी तुझे, लेकिन देख तू इतनी जल्दी फिर से यहाँ पर आ गया मुझे परेशान करने के लिए। पर यहाँ पर वो फैमिली हेड कहने लग जाते कि देखो तुम यहाँ पर मेरे दरवाजे पे खड़ी हो और ये मेरा एरिया है, तुम यहाँ पर आने के बाद मुझ पर अटैक कर रही है, वो भी बिना किसी मतलब के। मेरी तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं, मेरी दुश्मनी है फियांग से, तो तुम बीच में घुसोगे ना तो फिर तुमको भी लपेटे में ले लूंगा। लेकिन मास्टर जुआन जो वहाँ पर मौजूद था वो और बाकी जितने भी लोग थे वो सभी यहाँ पर उस फैमिली हेड से कहना चाहते कि देखो हम यहाँ पर जो चाहे ना वो कर सकते हैं फियांग को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमें एम्परर से ऑर्डर मिला है कि फियांग को सेफली महल तक ले जाया जाए, क्योंकि वो प्रिंसेस का इलाज करने वाला है, और अगर रास्ते में कोई भी उसको परेशान करने की कोशिश करता तो हमें पूरी परमिशन है कि हम उसकी जान ले लें, इसलिए हमने कोई रूल नहीं तोड़े और चाहे तो अभी तुम्हारी जान ले सकते हैं, वो भी बिना किसी फिक्र के। ये सुनकर तो फैमिली हेड भी थोड़ा सा घबरा जाता, वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ पर आ सकते हो, मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ और माफी मांगता हूँ, मैं फियांग के ऊपर अब अटैक नहीं करूंगा। लेकिन अंदर से तो वो एकदम जल भून गया था कि बेटा फियांग बच के रहना, आज तो बच गया लेकिन आगे नहीं बचेगा। तो फियांग वहां से अपना कमरे के अंदर आ जाता है, अपने कमरे के अंदर जहाँ पर वो रहा करता था। वो कहने लग जाता है टीचर से कि मैं यहाँ पर आया हूँ कुछ खास तरह के टूल्स लेने के लिए, जिसके जरिए मैं प्रिंसेस को ठीक करूंगा। लेकिन यहाँ पर वो टूल्स लेने नहीं आया था, बल्कि देखने के लिए आया था कि पहले के जो मास्टर वगैरह थे वो सब है कहाँ पर, क्या किया है इस फैमिली हेड ने उनके साथ, जो कोई भी इस फैमिली
फैमिली हेड को रोकने के बारे में कोशिश ही नहीं कर रहा और बिंदास यहाँ पर पूरी की पूरी फैमिली की वाट लगा रहा है वो। तो वही चीज वो चेक करने के लिए आया था कि यहाँ पर सब ठीक तो चल रहा है, यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी दिक्कत है। टीचर फियांग से कहना चाहती है कि देखो तुम यहाँ पर टूल्स ही लेने के लिए आया हो ना, मुझे लगता है कि तुम कुछ और भी ढूंढ रहे हो यहाँ पर। तो फियांग कहता है कि हाँ ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं अपने ग्रैंडफादर को ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि 3 महीने पहले वो अपना सेक्लूशन के अंदर गए थे और जिम्मेदारी छोड़कर गए थे ऐसी फैमिली हेड के ऊपर कि वो खाली फैमिली को चलाए। लेकिन इसने क्या किया, ये पूरी की पूरी फैमिली को अपनी मुट्ठी में ले लिया और मुझे लगता है कि मेरे ग्रैंडफादर को उसने कहीं ट्रैप करके रखा हुआ है, क्योंकि 3 महीने से बहुत ज्यादा हो चुके हैं पर अभी देखिए मेरे ग्रैंडफादर बाहर निकल कर नहीं आए। मुझे डर है कि कहीं इस फैमिली हेड ने उनके साथ कुछ कर ना दिया हो, इसी वजह से मैं उनको ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ। फियांग तुरंत अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करता है, उसके जरिए चेक करने लग गया था कि उसके ग्रैंडफादर अभी असल में है कहाँ पर मौजूद। जब वो पूरे का पूरा इलाका चेक करता ना तो उसको एक पहाड़ी इलाका नजर आता है और एक पहाड़ के अंदर उसको एक गुफा नजर आई थी और उसके अंदर होते हैं उसके ग्रैंडफादर, जिनको वहां पर ट्रैप करके रखा गया था। मतलब वो सेक्लूशन के अंदर से तो बाहर आ गए, लेकिन इस फैमिली हेड ने क्या किया, जबरदस्ती उनको ट्रैप कर दिया उसी गुफा के अंदर, क्योंकि एक वही इंसान है जो कि इस फैमिली को अच्छे से चला सकते थे। जब वो ही नहीं होंगे तो उसको रोकने वाला कौन होगा, तो उसी वजह से ये फैमिली हेड इतना ज्यादा उछलता है। तो फियांग कहना चाहता है कि मुझे किसी भी तरह से अपने ग्रैंडफादर को बाहर निकालना होगा, जब उनके हाथ में ये मेरी फैमिली जाएगी ना तभी जाकर वो उसको अच्छे से चला पाएंगे और उस फैमिली हेड का गेम बचाएंगे। वो तुरंत उस गुफा के पास आ जाता है, लेकिन वो सोच रहा था कि कैसे इसको तोड़कर अंदर जाए, क्योंकि अंदर जाने का कोई रास्ता वहां पर होता ही नहीं है, पूरी तरह से रास्ता बंद करके रखा हुआ था उस फैमिली हेड ने। तो जैसे फियांग यहाँ पर आया था ना, तुरंत ही कई सारे अटैक आकर उसके ऊपर लगने लग जाता है, क्योंकि फैमिली हेड ने पहले से सेटिंग बना कर रखी कि कोई भी यहाँ पर आएगा ना तो सीधा उसके ऊपर अटैक करके मारा जाए, कोई भी यहाँ पर गलती से भी उस फियांग के ग्रैंडफादर को ना बचा ले। इस वजह से गार्ड्स यहाँ पर फियांग के ऊपर अटैक करने लग गए थे, लेकिन फियांग और टीचर दोनों मिलकर उन गार्ड्स को रोकने की कोशिश करते हैं। फियांग यहाँ पर टीचर से कहना चाहते हैं कि टीचर मुझे लगता है ना कि यहाँ पर गार्ड्स बहुत सारे हैं और इतनी आसानी से हम यहाँ पर सारे के सारे लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हमने कुछ करने की कोशिश की तो आपको भी नुकसान होगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए मेरे ख्याल में अभी के लिए हमारा यहाँ से चले जाना बेहतर है। हम थोड़ी देर बाद फिर से तैयारी करके आएंगे ताकि मैं अपने ग्रैंडफादर को बचा सकूं। आप नहीं भी आएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैं आपको बिना मतलब की मुसीबत में नहीं डाल सकता। तो ये देखकर टीचर भी काफी ज्यादा हैरान और थोड़ा सा इंप्रेस हो चुकी थी फियांग से कि ये कितना अच्छा बंदा है। लगता है कि अब ये फियांग अपने टीचर को भी पटा लेगा। क्या ही गजब सीन होगा, मास्टर यानी कि टीचर और स्टूडेंट दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही गहरी वाली दोस्ती बना लेंगे फिर तो। और इतना कहने के बाद फियांग वहां से जाने लग जाता है, क्योंकि वो चला जाएगा तैयारी के साथ वो वापस से लौट कर आएगा अपने ग्रैंडफादर को बचाने के लिए। वो फैमिली हेड कहना चाहता है कि फियांग मुझे पता है कि तुझे सच्चाई पता चल चुकी कि मैंने तेरे ग्रैंडफादर को कहाँ छुपा कर रखा है, और तू कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले तो उसको नहीं बचा सकता। मैं तुझे टुकड़ों टुकड़ों में बदल दूंगा, इतने टुकड़े करूंगा कि तेरा दादा भी यहाँ पर तुझे जोड़ नहीं पाएगा। तो इसके बाद फियांग आ जाता है प्रिंसेस के पास और यहाँ पर आने के बाद सभी से कहना चाहते हैं कि देखो जितने भी लोग हैं ना सब बाहर निकल कर चले जाओ, मुझे यहाँ पर प्रिंसेस का इलाज करना है। यहाँ पर एम्पायर जो था यानी कि प्रिंसेस का फादर, वो यहाँ पर फियांग से कहना चाहता है कि फियांग मुझे बताओ कि तुम कितने कॉन्फिडेंट हो कि तुम मेरी बेटी का इलाज कर सकते हो, क्योंकि जिससे भी मैंने पूछवाया है उन सभी ने कह दिया कि नहीं इलाज नहीं हो सकता मेरी बेटी का, टॉप ग्रेड की पिल चाहिए वरना उसको ठीक करना नामुमकिन है। तो तुम कॉन्फिडेंट हो ना कि तुम ये कर लोगे। तो ये देखकर फियांग कहना चाहते कि देखो मैं प्रिंसेस को ठीक तो कर दूंगा, लेकिन उसकी एक ही शर्त है जो कि आपको माननी पड़ेगी, और आपको नहीं मान रहे। क्योंकि देखो अगर मुझे किसी को ठीक करना होता है ना उसके मेडियन, तो मैं उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पे नीडल्स डालता हूँ। कोई लड़का होता तो आराम से उसका शरीर देखूं, अच्छे से जगह जगह पे देखकर नीडल डालूं, लेकिन अब आप लोग क्या करो बीच में एक पर्दा लगा कर रखे हो कि मैं यहाँ पर जाकर प्रिंसेस का शरीर ना देख पाऊँ, और शरीर जब मैं देख ही नहीं पाऊंगा तो सुई लगाने के चांसेस इधर उधर हो जाएंगे ना। मैं कहीं और सुई लगा दिया तो दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाएगी। मुझे पूरी तरह से प्रिंसेस के कपड़े निकालने पड़ेंगे और फिर ढूंढ ढूंढ कर एक एक जगह को अच्छे से चेक करके उसमें नीडल लगानी पड़ेगी, जिसके लिए आप परमिशन ही नहीं दे रहे। अगर परमिशन नहीं देंगे तो फिर मैं गारंटी नहीं लूंगा कि वो बचेगी नहीं बचेगी। टीचर और एम्परर जो था वो कहना चाहते कि तुम ये क्या बात करो, तुम कैसे देख सकते हो प्रिंसेस को इस तरह से, ये गलत होगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन फियांग कहता है फिर आप लोगों की मर्जी, मैंने तो बता दिया कि मेरा इलाज करने का क्या तरीका है, और अगर ये नहीं हुआ तो फिर आप सोच लेना कि क्या हो सकता है। मास्टर ज़ुआन जो था वो कहना चाहता है फियांग से कि देखो तुम जो ये नीडल की टेक्निक इस्तेमाल करने के बारे में कह रहे हो ना, मैंने सुना है कि एक लेवल 6 का एल्केमिस्ट भी इसको जल्दी परफॉर्म नहीं कर सकता, तो तुम तो अभी लेवल 1 के भी शायद एल्केमिस्ट नहीं हो, तो तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट कैसे कि तुम ये कर लोगे। कुछ भी दिक्कत हुई ना तो मुसीबत और बढ़ेगी। लेकिन अगर फिर भी फियांग इतना कॉन्फिडेंट है तो मुझे लगता है कि उसको ये करने की परमिशन देनी चाहिए। हो सकता है कि वो इलाज कर दे। एम्पर तो अभी भी इसके लिए तैयार नहीं था। वो कह रहा था कि देखो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें ये परमिशन दूं कि नहीं दूं, तुम ये क्या करने के बारे में कह रहा हो। फियांग यहाँ पर एम्पर से कहता है कि देखो मैं यहाँ पर इलाज तो कर दूंगा, लेकिन बाद में आप ये मत कहना कि मैंने कुछ काम कर दिया है और सारा कुछ देख लिया है तो उसके बाद मुझे प्रिंसेस के साथ शादी करनी होगी। मैं इसके लिए पहले से आपको वार्निंग दे रहा हूँ। तो एम्पर कहता है कि ठीक है जैसे तुम कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ, कुछ भी करो लेकिन मेरी बेटी का इलाज करो, उसको ठीक करो। अगर वो नहीं ठीक हुई ना तो फिर तुम तो गए। तो फियांग कहता है कि पहले सब लोग यहाँ से बाहर निकलो, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या हो सकता है। तभी वहां पर देखते ही देखते जो प्रिंसेस थी उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। फियांग कहता है कि देखो अगर इसकी तबीयत और खराब हुई ना तो अब कोई लेवल 9 का भी एल्केमिस्ट आ जाएगा ना तो भी इसको नहीं बचा पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जल्दी निकलो यहाँ से सारे लोग। सिर्फ मैंगवू रह सकते हैं और टीचर शायद वो यहाँ पर रह सकते हैं, बाकी किसी और को रहने की परमिशन नहीं होगी। तो इस वजह से एम्पर सारे को लोगों को वहां से लेकर चला जाता है कि ठीक है हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, तुम्हें जो करना है वो करो, बस मेरी बेटी को किसी भी तरह से बचा लो। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फियांग यहाँ पर ये काम कर पाता है या नहीं कर पाता है, क्योंकि इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं